नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था भक्ति काल और उसका सीमांकन और नामकरण। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्तिगत पृष्ठभूमि। पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य का आरंभ होने से पहले से ये जो प्रांतीय भाषाएं जो थी वो अपने अपने अपभ्रंशों का अनुसरण करते हुए हिंदी के समान साहित्य रचना में प्रवृत्त हो गई थी। तो इनमें वर्ण्य विषयों काव्य रूपों तथा रचना शैलियों की विविध परंपराएं जो थी वो प्रचलित थी, जो अनगढ़ थी, अटपटी और उटपटांग लगती थी। तो इनमें नवीन संस्कार और निखार का आना समय सापेक्ष भी था, समय की आवश्यकता भी थी। तो इन्हें वर्ण विषय या तो प्रचलित धर्मों से संबंध या लोकोन्मुखी साहित्य सृजन की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक मुखर हुई थी। परंतु भक्ति काव्य की रचना होते होते इनमें नवीन प्रवृत्तियां प्रवेश करने लगी और उनमें कई प्रकार के सुधार हुए, सुधारों के साथ परिष्कार हुए। फिर उनके बाद सिद्धों, मुनियों, नाथों और सूफियों की जो प्रचलित परंपराएं हैं उनका विकास होने लगा और साहित्य निर्माण की नवीन पद्धतियां और प्रवृत्तियों के रूप उभरने लगे। इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अग्रसर करने में मध्य देशीय भाषा होने के कारण हिंदी जो थी वो स्वाभाविक रूप से आगे रही। फिर जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाएं हैं वो क्षीण होती गई और वहां किसका प्रयोग बढ़ने लगा? संस्कृत का प्रयोग वेद विरोधी वर्गों द्वारा भी मान्य समझा जाने लगा और उसका न्यूनाधिक प्रयोग प्राय सभी शिक्षित वर्गों द्वारा अनिवार्य रूप से हो गया था। संस्कृत भाषा के प्रयोग और प्रचार प्रसार के साथ साथ उसकी जो प्रचलित विधाएं हैं उनका उपयोग होने लगा। बौद्ध धर्म के ह्रास के साथ साथ जैसे पाली प्रवासित हुई और वैसे ही प्राकृत भाषा भी ऐतिहासिक जो भेद है उनके कारण अपने मूल रूप की रक्षा न कर पाई और अपभ्रंश भाषाओं के संपर्क में और उनके सानिध्य में रहने से प्रांतीय भाषाओं का रूप ग्रहण करने लगी। फिर ये पाली, उसके बाद क्या आएगा? प्राकृत भाषा और इससे पहले संस्कृत और फिर अपभ्रंश। प्राकृत साहित्य की रचना लोकोन्मुखी वातावरण में हुई थी। प्राकृत जहाँ बोलचाल की भाषा थी वहीं जो जैन मतावलंबी थे वे धार्मिक प्रचार प्रचार का साधन भी बन गई थी। जैन धर्मियों ने प्राकृत को अपने मत प्रचार का साधन बनाया और श्रृंगार परक आख्यानों और जो कथाएं थी उनका उपयोग शील और वैराग्य भावना के प्रचार में किया जाने लगा। तो यह परंपरा जो थी बहुत कुछ सूफियों जैसी थी, परंतु शास्त्रीय साहित्य और जो चरित्र काव्य है उनमें अधिकतर संस्कृत की प्रचलित परंपराओं को ही ग्रहण किया गया। प्राकृत साहित्य में जो सूक्तियां थी उनका अनुकरण दुहा छंद का प्रचलन हुआ। जिसके बाद में उसे साखियों के लिए भी अपनाया गया। जैसे कबीर की साखियां प्रसिद्ध है, साखियों के लिए अपनाया गया। तो अपभ्रंश साहित्य में फिर पूर्ववर्ती जो परंपराएं हैं उनके विकास के साथ साथ जो सामान्य जनता की जो प्रचलित परंपराएं थी वह भी उनमें प्रवेश कर गई। जैन कवियों के द्वारा जो रचित प्रबंध काव्य थे उनके अंतर्गत कहा का अर्थ होता है कथा और चरियु का अर्थ है चरित्र। ठीक है, पुराण,
आदि मिलते हैं। और जो बौद्ध कवि हैं उनकी रचनाओं में दोहे और चर्यापद ये प्रसिद्ध हैं। फिर जो मुक्त काव्य हैं उनमें उनके अनेक उदाहरण जो है जैन साहित्य में भी प्राप्त होते हैं। तो जैन साहित्य में क्या है? मुक्तक काव्य, ठीक है। तो मुक्तक काव्यों के जो अनेक उदाहरण हमें जैन साहित्य में मिलते हैं, जिनमें कौन सा प्रमुख है? चूनड़ी, ये उल्लेखनीय है। बौद्ध सिद्धों द्वारा जो अपनाई गई शैली है उस पर जैन कवियों की जो मंगोलियन शैली है उसका भी प्रभाव पड़ा। जैन कवियों की शैली कौन सी थी? मंगोलियन। ये शैली जो है वो अनुभवाश्रयी निर्गुण कवियों तक में लोकप्रिय हुई। मुख्य रूप से जो गुरु शिष्य संवाद शैली है उनकी अपनी विशेषता रहती आई है। गुरु शिष्य संवाद शैली। तो जिस प्रकार दोहों ने साखियों का रूप ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार जो चर्या गीत थे उन्होंने बानियों का, बानी जो होती है ना वाणी, बानियों का और जो शब्द थे उनका बाना धारण कर लिया था। लोक प्रचलित जो गीतों की परंपरा थी उसमें भी उस समय में फाग, चरचरी, बारहमासा आदि के रूप में साहित्य रचना में पाए जाते थे। फाग, चरचरी और क्या थे? बारहमासा। उसके बाद अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य की रचना 7वीं से 12वीं शताब्दी तक होती रही। किसकी रचना होती रही? अपभ्रंश साहित्य की। उसकी कई विशेषताएं राजस्थानी और जो गुजराती साहित्य है उसको विरासत में मिल गई। राजस्थानी साहित्य और गुजराती साहित्य। किस कवयित्री की रचनाएं मिलती है राजस्थानी और गुजराती साहित्य में? मीरा। उसी काल के आसपास में पुरानी हिंदी की रचनाएं भी उससे प्रभावित रही और जो गुरु गोरखनाथ है उन्होंने भी रचनाएं प्रस्तुत की इसी समय में। गुरु गोरखनाथ ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। जिनका स्पष्ट प्रभाव किस पर पड़ा? जो उनके बाद के जो संत साहित्य है उस पर, संत साहित्य पर। नाथ साहित्य में जहां योग साधना को विशेष महत्व दिया था और निर्वृत्ति मार्ग का पक्ष प्रबल दिखाई देता है, वहीं जो संत साहित्य है उसमें भक्ति भावना का स्वर मुखर हुआ और आत्मनिर्भरता के निमित्त जो प्रवृत्ति पथ था, प्रवृत्ति का जो रास्ता था उसको प्रोत्साहन मिला। तो इन कवियों ने अपने मतों के प्रचार में जैन कवियों की तरह पौराणिक आख्यानों का उपयोग नहीं किया, पर जो सूफी कवि हैं उन्होंने लोकप्रिय आख्यानों का भी आश्रय लेकर के उसका भी लाभ उठाया और अपने मत के प्रचार में उनका जो प्रेमाख्यानों के रूप में उसका प्रयोग किया। तो संतों ने बौद्ध सिद्धों और नाथ और योगियों द्वारा
जो स्वीकृत शैली थी उनको ग्रहण किया या अपनाया। फिर पद रचना का जो प्रयोग है, जो तमिल में पदम, उसका अनुकरण हुआ है। और अन्य कवि जो थे वो दक्षिण काव्य की या दक्षिणात्य की जो काव्य शैलियां हैं उसमें भक्ति काव्य के माध्यम से हिंदी भक्ति काव्य का अंग बन गई। क्योंकि भक्ति काल का उद्गम कहाँ से माना जाता है? द्रविड़ से। द्रविड़ यानी दक्षिण। दक्षिण से माना जाता है भक्ति काल का उद्गम। उसके बाद आ जाता है फारसी साहित्य। उस पर जहाँ इस्लाम की छाप मिलती है, वहीं अपनी विशेषताओं को भी सुरक्षित रखने का प्रयास पाया गया था। उसमें ईरानी संस्कृति में जो शिया संप्रदाय है उसका विशेष योगदान रहा। उसके बाद उनकी भी अपनी विशेषताएं थी जो फारसी साहित्य पर देखने को मिलती है। फिर सूफी मत के आदर्शों के अनुकूल जो विषय है और जो रचना शैलियां हैं उनको भी प्रशय मिला और प्रोत्साहन मिलने लगा। तो इस प्रकार एक नई साहित्यिक परंपरा का सूत्रपात हुआ, जिसे मुस्लिम सुल्तानों और शासकों द्वारा भी पर्याप्त रूप से संरक्षण दिया जाने लगा। फारसी साहित्य की लोकप्रियता भारत में इतनी बढ़ी कि यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने भी उसको समृद्ध करने में, उसकी अभिवृद्धि करने में रुचि लेना आरंभ कर दिया था। और जो भारतीय ग्रंथ है वहाँ तक के अनुवाद जो है फारसी में होने लगे थे। तो फारसी साहित्य में भारतीय विषयों का समावेश करने वाले में हैं विशेष रूप से उल्लेखनीय अमीर खुसरो और फैजी। अमीर खुसरो की क्या प्रसिद्ध है? पहेलियां और मुकरियां। पहेलियां और मुकरियां। जो खड़ी बोली हिंदी है उसका भी शुरुआत जो है अमीर खुसरो से ही माना जाता है। उनकी जो शैली थी फारसी साहित्य के अनुकरण में, जो मसनवी शैली भी हिंदी में लोकप्रिय हुई। मसनवी शैली, ठीक है। अपनी जो प्रवृत्तियां हैं और जो परंपराएं हैं उनके कारण फारसी साहित्य भारतीयों को अरबी साहित्य से अधिक अनुकूल लगा और उसका प्रभाव भी उस पर पड़ा। फिर अब हम देखते हैं भक्ति काल की जो प्रवृत्तिगत विशेषताएं हैं। प्रवृत्तिगत विशेषताएं, अब तक जो हमने पढ़ा एक बहुरंगी साहित्य जिसे कहा जा सकता है, नाना प्रकार के उसमें काव्य धाराएं और साहित्य की प्रवृत्तियां मिली है। तो उसकी पृष्ठभूमि में पूर्व मध्य काल में भक्ति काव्य की रचना आरंभ हुई और इसे लोक जागृति का योगदान कह सकते हैं। इस साहित्य की मूल प्रेरणा प्राचीन काल से ही विद्यमान रही, जिसमें श्रमण संस्कृति की ओर से बल मिला था। श्रमण संस्कृति, उसका मूल उद्देश्य क्या था? व्यक्तिगत उत्कर्ष के निमित्त जो आध्यात्मिक दृष्टि का सहारा लेना था। पर समय बदलने के बाद कालांतर में महायान जो थे उनके द्वारा उसे बहुजन हिताय का नया मोड़ दे दिया गया, जिसमें वैदिक आदर्श जो था, वैदिक आदर्श क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः की ध्वनि जो है वो उसमें सुनाई पड़ती थी। तो इसकी सफलता के लिए सदाचार तथा जो नैतिक भावना है इस पर विशेष रूप से बल दिया जाने लगा।
फिर आगे चलकर ये भक्ति काव्य की एक प्रमुख विशेषता बन गई थी। फिर विदेशी और जो दूसरी जो मुस्लिम आक्रमणकारी दूसरी अन्य जो जातियां हैं, उनके परिणाम स्वरूप जो प्रबुद्ध लोग थे, उनका ध्यान जो है किसकी ओर आकृष्ट हुआ? आत्मनिरीक्षण और परिस्थिति परीक्षण की ओर। परिस्थिति परीक्षण। उसके बाद आत्मरक्षा के लिए उपाय करना भी आवश्यक दिखाई देने लगा। फिर हिंदू जनता जो थी वो मुस्लिम आक्रमणों से भयभीत रहने की अपेक्षा क्या हो गई? अधिक सजग और सचेत हो गई। और फिर काशी और मथुरा जैसे जो धार्मिक स्थान हैं, वहां पर बड़े बड़े मंदिरों के ध्वस्त हो जाने पर जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनकी बाढ़ सी आ गई थी और घर घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो गई थी। और ये अपने ढंग की जो सामूहिक जागृति थी, जिसमें व्यक्तिगत साधना की अपेक्षा सामूहिक पूजा अर्चन और जो भक्ति कीर्तन है उसकी प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी। तो यह जो प्रवृत्ति है वो सगुण भक्ति के अनुकूल पड़ी। तो इसी प्रकार जो सामूहिक चिंतन है और व्यवहार है, इसका एक सुयोग हुआ और आपसी भेदभाव को कम करने के लिए सुगम मार्ग ढूंढे जाने लगे और परस्पर जो टकराव के प्रति सावधानी बरती जाने लगी और समन्वय की भावना से इस दिशा में बड़ा बल मिला और बड़ा प्रोत्साहन मिला। समन्वय की भावना। उसके बाद जो लोक चेतना है उसका एक परिणाम क्या हुआ कि लोक भाषाओं के बढ़ते महत्व में दिखाई दिया जाने लगा। लोक भाषा का महत्व बढ़ने लगा। किसके परिणाम स्वरूप? लोक चेतना, लोगों में चेतना आ गई। लोक चेतना के परिणाम स्वरूप लोक भाषा का महत्व बढ़ने लगा। मौखिक परंपरा की जो स्तरीय रचनाएं हैं उनको भी लिपिबद्ध करके उनको सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। मौखिक परंपरा वन्य विषयों के लोकप्रिय होने के कारण उनकी जो भाषा और शैली है उसकी सादगी और जो अनगढ़पन से कोई उल्लेखनीय बाधा नहीं पहुंची थी साहित्य में। फिर भी शास्त्रीय परंपरा के जो समर्थक थे उन्होंने उसमें एक ग्राम्य दोष जो है उन रचनाओं में ढूंढा जाने लगा। ग्राम्य दोष। पर बढ़ती हुई जो लोक चेतना है उसके कारण इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ पाया। एक और जहां महाकाव्यों के माध्यम से शास्त्रीय शैली में राजपुरुषों और जो दिव्य नायक हैं उनको महत्व दिया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जनजीवन की उपेक्षित जो अनुभूतियां हैं उनको भी अभिव्यक्ति मिलने लगी, जिससे लौकिक जो वन्य विषय है उनका स्वर और मुखरित होने लगा। इस काल में जो लोकगीत हैं और जो लोक कथाएं हैं उनको यथेष्ट सम्मान दिया जाने लगा। लोक प्रचलित जो परिचित दृष्टांत हैं, रूपक है, प्रतीक हैं और लोकोक्तियां हैं उनको भी स्थान दिया जाने लगा। तो ऐसी रचनाएं लोक रुचि के अनुकूल पढ़ने लगी और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। तो अपनी अपनी अनुभूतियों को लोक प्रचलित भाषा शैली में जन साधारण तक पहुंचाना उनके जो रचयिता थे उनका उद्देश्य रहा था। तो इन सभी बातों से जनता में आत्मविश्वास बढ़ने लगा और आपस में सहयोग के लिए समन्वयात्मक दृष्टि से काम किया जाने लगा। संतों की जो समन्वयात्मक प्रवृत्ति है उसको सूफी मत से भी प्रशय मिला। फिर भी जो भारतीय परंपरा में इष्ट देव को जहाँ प्रियतम के रूप में स्वीकार किया गया, वहीं सूफी परंपरा में उसे
प्रियतमा ठहराया गया। उपास्य के निर्गुण होने के कारण ऐसा करने में कोई बाधा नहीं थी। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कटु और मधुर वाणियों तक का उपयोग किया गया। कौन सी वाणियां? वाणियां यानी वाणी, कटु और मधुर। वाणियां उनकी कड़वाहट मन के विकार की उपज नहीं थी, लेकिन जो वातावरण जैसा था और जो परिस्थितियां थी उनकी असंगतियों की ही देन कही जा सकती है, जिसके कारण उन्हें पीड़ा भी होती थी और आंतरिक क्षोभ के कारण कटु जो उक्तियां थी वो कहनी पड़ जाती थी। तो इसमें उनकी सदाशयता की तीव्रता का ही चित्रण दिखाई पड़ता है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो रचनाएं प्रस्तुत की जा रही थी इसी क्रम में, उनमें धार्मिक सांप्रदायिक का स्वर क्षीण हो गया था। तो ऐसी रचनाओं में उनके रचयिताओं के नाम का उल्लेख भी मिलना एक विशेषता रही थी, जिसका मूल जो है बौद्ध और सिद्धों की रचनाओं में पाया जा सकता है। तो संभव है कि जो मंगोलियन प्रभाव था इनके ऊपर और जो प्रभावशाली केंद्र हैं उनके अभाव में व्यक्तिगत जो मत है उनका महत्व बढ़ गया था। इस प्रकार जो पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य है और परंपरागत जो लोकोन्मुखी प्रवृत्तियां हैं उनका आश्रय ग्रहण करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता गया और परवर्ती काव्य के लिए उपयुक्त भूमिका तैयार हो गई। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, उसमें प्रवृत्तिगत पृष्ठभूमि और प्रवृत्तिगत विशेषताएं। प्रवृत्तिगत पृष्ठभूमि में क्या क्या था? वर्ण्य विषय, काव्य रूप, रचना शैलियाँ और उनके जो धर्म से संबंधित जो लोक साहित्य या लोकोन्मुखी साहित्य थे उनके बारे में। फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जो भाषा है उनका काव्य कैसा था, किसका प्रभाव, कौन सी काव्य धारा का उन पर प्रभाव पड़ा, उनमें कैसी रचनाएं होने लगी। फिर अपभ्रंश साहित्य के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो अंत में लोक चेतना, लोक भाषा का महत्व बनने लगी, मौखिक परंपराओं की रचनाओं को लिपिबद्ध किया जाने लगा और जो काव्य शास्त्र के जो जानकार थे वे उसमें कहीं न कहीं ग्राम्य दोष जो है वो ढूंढने लगे। तो इस प्रकार एक पृष्ठभूमि अब तक तैयार हो चुकी है भक्ति काव्य की। प्रवृत्तिगत पृष्ठभूमि और प्रवृत्तिगत जो है उसकी विशेषताएं हमने पढ़ी।